नमस्कार मित्रों, आज विषय हिंदी के अंदर कक्षा 10 का एकम नंबर 20 एल्बम, इसका पहला भाग आज हम देखेंगे। लेखक की बात बताए तो सुदर्शन लेखक हैं। जन्म सन 1896 ईस्वी सन और निधन सन 1976 यहाँ बताया गया है। इस एकम के अंदर क्या बात है इसके बारे में देखें तो आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच में किसी न किसी मुद्दे पर कभी कभी कटुता आ ही जाती है। प्रस्तुत कहानी में आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, मतलब यह कहानी आर्थिक व्यवहारों पर संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में जो ऋणदाता है वह ऋण लेने वाले व्यक्ति का ऋण अदा करने में सहायता भी करता है। इसके अंदर दो पात्र हैं, एक है पंडित सादीराम और दूसरा है सदानंद। सदानंद है वह यजमान है और पंडित सादीराम वह उसके ब्राह्मण हैं। इन दोनों के बीच ऋण के बारे में यह एकम है। तो देखिए क्या कहता है। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। पंडित सादीराम ने सदानंद के पास से कुछ पैसे लिए हैं। ये पैसे अभी चुकाना बाकी है, इसलिए पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी, एक मुहावरा है ठंडी आह भरना, निराश होना। क्या? निराश होना। तो पंडित सादीराम ने एक ठंडी आह भरी, दुखी होना, निराश होना इसका अर्थ होता है, और मन में सोचने लगे कि मेरे पर जो ऋण है, क्या है? ऋण मतलब कर्ज। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। कि मेरे पर जो कर्ज है क्या वह कभी नहीं उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। पंडित सादीराम आर्थिक दृष्टि से गरीब थे, खाने पीने के भी लाले पड़ते थे। जितना पैसा कमाते थे उतना पैसा दिन भर में चले जाता था। तो पंडित आप चाहे गरीब थे लेकिन नेक इंसान थे, उसका इरादा कोई खराब नहीं था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उसने मन में ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेरे यजमान मतलब जो पुरोहित से धार्मिक क्रिया करवाता है वह, हम अपने घर पंडित बुलाते हैं तो हम यजमान हैं और हमारे घर पर धार्मिक क्रिया होती है तो हम यजमान। तो यहाँ यजमान कौन है? तो यजमान है सदानंद। तो वे मन में सोचते हैं कि मुझे कोई भी प्रकार से सदानंद ने जो मुझे पैसे दिए हैं वह ऋण मुझे उतारना ही चाहिए। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर, पुराने जमाने में सोने के सिक्के जो होते थे उसे मोहर बोलते थे, सोना मोहर। तो उनके लिए एक एक पैसा, जो गरीब है उसे पता है कि पैसों की क्या कीमत है, जो धनवान है उसे इसके कोई कीमत नहीं होती। लेकिन दिन भर मजदूरी करके जो पैसा कमाता है उसे पैसों की कीमत होती।
तो यहाँ पंडित सादीराम के लिए एक एक पैसा एक एक सोने मोहर के बराबर था। अपना पेट काटकर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। पेट काटकर बचाना मतलब थोड़े खर्च में काम चलाना, ये मुहावरा है। पेट काटकर बचाना मतलब थोड़े खर्चों में घर चलाना, थोड़े पैसों में घर चलाना। तो यहाँ बताया ना कि सादीराम एक एक पैसा करके जमा करते थे, अपने पेट काटकर थोड़े पैसों में, थोड़े चीज वस्तु में अपना घर चलाते थे, मगर 4 पैसा जमा हो जाते, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते और कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती कि समस्या सुलझाने में उतने सारे पैसे खर्च हो जाते थे। इसलिए पंडित सादीराम के पास पैसा जमा होते नहीं थे। सादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। अत्यधिक चुभने वाली बात, उसके दिल के अंदर बर्छियां चल जाती थी, इसके हृदय के अंदर चुभन होती थी कि मैं क्या करूं कि जिसके माध्यम से मैं सदानंद के पैसे वापस दे सकूं। पैसे इकट्ठे तो होते हैं लेकिन कोई कारणसर वह चले जाते हैं, इसलिए वह अत्यधिक दुखी हो जाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल भी बीत गया। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। अब सादीराम ने एक एक पैसा जमा करके कुल मिलाकर 80 रुपये उसने जमा की। अब उसने मन में सोचा कि चलो 80 रुपया तो 80 रुपया तो हम उसको वापस दे दें। 500 रुपये में से 80 रुपया तो कटेगा ना हमारा, उतना तो ऋण अदा होगा ना। उन्होंने लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। उसने सोचा कि 500 रुपया कर्ज हैं, इसमें से 80 रुपया तो मैं वापस दे सकूंगा, यही खुशी थी। लेकिन ऐसे समय में उसका लड़का बीमार हो गया। ये लड़के के बीमारी के कारण उसने जो 80 रुपया जोड़कर जमा किए थे वे सारे पैसे दवा दारू के अंदर चले गए, दवा दारू के अंदर खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। सिर पीट लेना, इसका अर्थ भी निराश होना, ये दुखी होना। सादीराम निराश हो गए। उसने जो मन में संकल्प किया था ऋण अदा करने का, वह उसका संकल्प चला गया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। अब चारों ओर अंधकार था, मतलब अंधेरा नहीं, लेकिन मिलने वाले पैसों की कमी। अब कोई ऐसा चांस नहीं था कि उसके पास थोड़े से कुछ पैसे आ जाए, कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद दिखाई दे नहीं रही थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी, उसने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ठंडी आह भरना, दुखी होना। वे दुखी हुए और मन में ही मन में उसके मन में से शब्द निकल पड़े कि क्या यह ऋण कभी सिर से नहीं उतरेगा। ये सदानंद के पैसे जो मैंने 500 रुपये लिए हैं, क्या मैं उसको 500 रुपया वापस नहीं लौटा सकूंगा। यही सोच विचार में लाला पंडित सादीराम पड़ गए। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। व्यवस्था, लाचारी। सदानंद अपने पुरोहित सादीराम की व्यवस्था जानते थे। वे जानते भी थे कि सादीराम गरीब हैं, वह मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके मुझे देने का प्रयत्न करता है, लेकिन शायद भाग्य उसको साथ देता नहीं। इसलिए लाला सदानंद अपने पुरोहित
ब्राह्मण को व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपया देने का प्रयत्न न करें, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं है। वे चाहते थे शादीराम कि नाहक के पंडित शादीराम मेरा ऋण अदा करने के पीछे पड़ गए, मुझे इतने पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सदानंद धनवान है, इसलिए वह सोचता है कि मैंने जो शादीराम को 500 रुपये दिया है, शायद ये 500 रुपया शादीराम नहीं भी देगा नहीं तो इनसे मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। परवाह तो सदानंद को ये 500 रुपये को कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, दे तो भी सही ना दे तो भी सही। उन्होंने उसके लिए कभी तगादा नहीं किया। तगादा एक शब्द है, तगादा मतलब नाटक। आजकल हम किसी को पैसा देते हैं और वादा करते हैं, वादे पर वह पैसा नहीं देता न तो हम विविध प्रकार के नाटक करके उसके पास से पैसे लेने का प्रयत्न करते, और देने वाला है वे भी नाटक करता है, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, इसी प्रकार चलता रहता है। तो शादीराम देने का प्रयत्न न करें, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं। इन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं के देने हो। वह इस बात से इतने डरते थे कि मानो रुपये सदानंद को शादीराम को देना हो। वास्तव में तो चिंता शादीराम को करना है, लेकिन यहाँ चिंता सदाराम कर रहे हैं। देखिए कैसी मित्रता है। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। शादीराम के दिल में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वे नेक इंसान थे, अपना कर्ज सिर से उतारना चाहते थे। वे किसी न किसी प्रकार से सदानंद को पैसे वापस देना चाहते थे। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं। भले मानस मतलब भला आदमी। वे मन में सोचते थे कि सदानंद कितने भले आदमी हैं, वे पैसे मुझसे मांगते हैं लेकिन फिर भी मेरे पास मांगने के लिए आते नहीं। वह कितना नेक है, कितना प्रामाणिक है, जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। आज 1 साल बीत गया, साल पर साल बीत गए, लेकिन अभी तक सदाराम अपने पैसों के बारे में मुझे बात भी करते नहीं कि मेरे पैसे वापस दो, कोई बात भी नहीं। खैर, एक कुछ नहीं कहते सो तो ठीक, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। सही बात है, चाहे सदाराम मेरे पास पैसा मांगे या ना मांगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। मुझे तो पैसे वापस देना है, वे चाहे मांगे या न मांगे, लेकिन मुझे मेरा फर्ज निभाना है। मुझे 500 रुपये वापस देना है। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। मेरी तरफ से इनके रुपये निकलते हैं तो मुझे उसके पैसे वापस देना चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। देखिए, कर्जदार होने के कारण हम जो हमारे पास पैसा मांगता है उसके सामने हम सिर उठा सकते नहीं। उनके कर्ज के नीचे हम दबे होते हैं, उसके हाथों के नीचे हम दबे होते हैं, इसलिए ऊंची आवाज़ से सिर उठाकर हम उसके सामने पेश आ सकते नहीं। इसी प्रकार यहाँ पंडित शादीराम ने सदानंद के पास से 500 रुपया लिया है, लेकिन कर्ज अदा कर सके नहीं। इसके कारण लाला सदानंद अपना सिर वह शादीराम के सामने उठा सके वैसा न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता दिखलाते तो शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता, भलमनसी, सज्जनता मतलब भलमनसी, अगर सदानंद ऐसी भलमनसी मेरे सामने न करते, मेरे पास पैसे मांगते, तो आज मैं उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत होती। लेकिन वे मेरे पास पैसे मांगते हैं, फिर भी वे इसके बारे में कोई बार बात भी छेड़ते नहीं। इसके कारण उसके भलमनसी के सामने मेरी आंखें भी उठती नहीं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। अब एक दिन की बात है कि कोई काम
और एक काम के वास्ते सदानंद पंडित शादीराम के घर पर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई बंगला, हिंदी, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? घर गए और उसकी अलमारी जहाँ पुस्तक रखे जाते हैं वह स्थान, गुजराती में આપણે ઘોડો કહીએ છીએ, तो ऐसी अलमारी में उसने कुछ बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी भाषा में ऐसी कुछ पत्रिकाएं, दैनिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक ऐसी पत्रिकाएं देखी। ये क्या है पंडित जी? और पंडित जी से पूछा कि भाई ये क्या है? क्या अलमारी में ऐसी पत्रिकाएं देखी? और फिर सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि भाई ये क्या है? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिका है। पुरानी विरोधी हो, नया, पुरानी मतलब प्राचीन। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, कि मेरे बड़े भाई थे न, वे बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, इसलिए मेरे बड़े भाई यह पत्रिकाएं मंगवाते थे। वही है, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाए। मेरे भाई थे न, वे पत्रिकाएं मंगवाते थे। मेरे भाई जब तक जीवित थे न, तब तक तो वह पत्रिका को किसी को हाथ लगाने देते नहीं। वे अकेले देखते, अकेले पढ़ते, कोई यह पत्रिका ले उसे पसंद पड़ता नहीं। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। अब मैं तो इसको पढ़ता नहीं, भाई चल बसे, अब कोई इसको देखने वाला, पढ़ने वाला है ही नहीं, इसलिए पड़े पड़े उसको कीड़े खा रहे हैं। कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। आज तुमने पूछा है कि ये क्या है? रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? रद्दी भंगार, जो नकामे पुस्तक होते हैं, कागज, वह रद्दी है। तो पंडित सदाराम ने पंडित शादीराम से कहा कि भाई तो ये पत्रिकाएं कोई काम की नहीं है, कीड़े खा रहे हैं, तो ऐसी पत्रिकाओं को तुम रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। शादीराम ने कहा कि भाई साहब इसके अंदर चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, कि जब हमारे घर में कोई बच्चा रोता है न, तो ये बच्चे को चुप करने के लिए, शांत करने के लिए मैं इसके अंदर से एक चित्र निकालता हूँ और वह चित्र वह लड़के को दिखाता हूँ, उसको देता हूँ, तो यह चित्र देखकर या मेरे बच्चे शांत हो जाते हैं। इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। यही कारण है रद्दी में न बेचने का, क्योंकि इसके अंदर चित्र काटकर मैं बच्चों को देता हूँ, रोता हुआ बच्चा देखकर शांत हो जाता है, इसलिए मैं एक रद्दी को बेचता नहीं। इनमें चित्र है, इनमें चित्र हैं साहब, इसके अंदर भांत भांत के चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, इससे आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाई। लाला सदानंद आगे बढ़े और शादीराम से कहा कि भाई इसमें से 2-3 पत्रिकाएं निकाल कर दे तो सही, मैं भी देखूं कैसे चित्र, जरा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। अब पंडित शादीराम ने वह पत्रिकाओं के अंदर से कुछ पत्रिकाएं निकाली और वह पत्रिकाएं सदानंद को देखने के लिए दी। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। हर एक पत्रिका का पन्ना पलटे तो इसके अंदर रंग बिरंगी अत्यधिक सुंदर ऐसे चित्र छपे हुए थे, सुंदर चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट देखते रहे। लाला सदानंद उसका एक एक पन्ना पलटकर वे सारे चित्र देख रहे थे। सहसा उसके मन में एक विचार उठा। सहसा एकाएक सदानंद के मन में एक विचार आया। कौन सा विचार? वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। कि भाई ये तो चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, ये तुम्हारी पत्रिकाएं तो अमूल्य हैं, इसके अंदर जो चित्र हैं वह चित्र बढ़िया। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। अगर कोई ऐसे चित्र इकट्ठे करने वाला हो, कोई ऐसा शौकीन व्यक्ति हो और ऐसे शौकीन व्यक्ति को पता चल जाए कि शादीराम के पास ऐसे सुंदर चित्र हैं, तो वे सारे चित्र आपके पास से खरीद लेंगे और आसानी से आप 1000-2000 रुपया कमा सकते हो। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यह धक्का न खाता। ठंडी सांस भरी, दुखी हुए
और उसने कहा कि भाई मेरा भाग्य ऐसा होता ना तो आज मैं द्वार द्वार भटकता नहीं, लेकिन मेरे भाग्य ही कौड़ी के हैं तो मुझे पैसे कहाँ से मिले। लाला सदानंद बोले एक काम करो। लाला सदानंद ने कहा कि भाई तुम एक काम करो। क्या काम? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं इसको अलग करो, कि आज पूरे दिन बैठकर ये सारी पत्रिकाएं खोलो, उसके पन्ने पन्ने पलटो और इसके अंदर जो जो चित्र अच्छे हैं, जो जो तस्वीरें अच्छी हैं, उन सारी तस्वीरों को अलग छांट दो, उसे अलग निकाल दो। बहुत अच्छा, जब यह कर चुको तो मुझे कहलवा लेना, और जब आप सारी पत्रिकाओं में से सभी के सभी अच्छे चित्र निकाल कर इकट्ठे कर दो तो फिर आप मुझे कहना। आगे क्या करना है वह हम अगले टास्क के अंदर देखेंगे। यहाँ पहला भाग हम समाप्त करते हैं।